राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लेखांकन की कुछ संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इसे आप लेखांकन की अवधारणाएं, लेखांकन की मान्यताएं भी कह सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोज़ के लिंक्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो इस ग्रुप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालू संस्था की संकल्पना, यानी कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो देखिए, जो ये कंसेप्ट है यानी कि जो ये संकल्पना है, इसके अनुसार ये क्या कहती है? ये कहती है कि जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारा बिजनेस है, वो एक लंबे टाइम तक चलता रहेगा, यानी कि आने वाले भविष्य में ही वो समाप्त नहीं होने वाला, वो लंबे समय तक चलता रहेगा। तो देखिए, इस संकल्पना के अनुसार यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यवसाय एक लंबे समय तक चलता रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही निवेशक किसी संस्था को उधार देते हैं और लेनदार भी इसी आशा पर उधार वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। तो देखिए, जो ये संकल्पना है कि चालू संस्था की संकल्पना, इसके अनुसार ही कोई निवेशक जो है किसी व्यवसाय में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि अपना निवेश करता है। क्योंकि अगर कोई भी व्यवसाय आने वाले भविष्य में ही बंद होने वाला हो या बंद हो रहा हो, तो क्या कोई भी निवेशक उसमें निवेश करेगा? नहीं करेगा। तो हर निवेशक भी इसी आधार पर चलता है कि जो ये व्यवसाय है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। साथ ही जितने भी लेनदार होते हैं वो अपनी उधार पर जो सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि उधार सामान देना या उधार सेवाएं देना, वो भी इसी मान्यता पर देते हैं कि जो ये व्यवसाय है वो लंबे समय तक चलता रहेगा और हमें हमारा जो पैसा है वो टाइम से मिल जाएगा। ठीक है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब तक इसके विपरीत कोई ठोस प्रमाण ना हो, प्रत्येक उद्यम को एक चालू संस्था माना जाता है। तो देखिए, जब तक हमारे पास कोई ठोस प्रमाण यानी कि कोई प्रूफ या कोई एविडेंस ऐसा नहीं है जिससे हमें पता चलता हो कि जो ये बिजनेस है वो खत्म होने वाला है, यानी कि अगर किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कि वित्तीय विवरण होते हैं, अगर उससे ये पता चल रहा है कि जो बिजनेस है वो खत्म होने वाला है, या फिर कोई और हमारे पास प्रूफ है कि ये जो बिजनेस है वो खत्म होने वाला है, जब तक ऐसा कोई प्रूफ ना हो तब तक किसी भी व्यवसाय को एक चालू संस्था ही माना जाता है। ओके। वित्तीय विवरण भी चालू व्यवसाय के आधार पर ही बनाए जाते हैं, ना कि परिसमापन के आधार पर। तो देखिए, जब भी हम वित्तीय विवरण बनाते हैं तब भी हम यही मानते हैं कि जो हमारा व्यवसाय है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, है ना। क्योंकि अगर हमारा व्यवसाय जो है वो निकट के भविष्य में यानी कि फ्यूचर में ही खत्म होने वाला हो, पास ही में, तो हम हर साल वित्तीय विवरण क्यों बनाएंगे, है ना। हम उसके समापन पर ही वित्तीय विवरण बना लेंगे। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो व्यवसाय है वो लंबे समय तक चलता रहेगा और प्रत्येक वर्ष अपनी लाभ हानि देखने के लिए हमें वित्तीय विवरण बनाने पड़ते हैं। उसके बाद देखिए, साधारणतः लेन देनों का लेखांकन भी इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यय लंबे समय तक लाभ प्रदान करता है या यह अल्पकालीन है। तो देखिए, जब हम लेन देन करते हैं, कोई भी हमारा लेन देन होता है, तो जो उनका लेखांकन किया जाता है वो भी इसी बात पे निर्भर करता है कि जो हमारा व्यय है वो हमें लंबे टाइम तक हमें बेनिफिट देने वाले हैं या कम समय के बेनिफिट देने वाले हैं। जैसे कि देखिए, कोई व्यय ऐसे होते हैं जैसे किराया हो गया या सैलरी हो गई या मरम्मत हो गई, ये सभी क्या होते हैं, ये हमें अल्पकाल के लिए ही लाभ प्रदान करते हैं, है ना। तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, यानी कि लाभ हानि खाते में हम एज अ एक्सपेंस उनको दिखा देते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ जो हमारे एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे बहुत टाइम तक चलने वाले होते हैं। जैसे कि भवन हो गया, मतलब मशीनरी हो गई, या फिर कोई बिल्डिंग हो गई, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, ये हमें कई वर्षों तक लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारी कोई बिल्डिंग है या मशीनरी है वो एक ही साल में तो खत्म नहीं हो जाएगी, है ना। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम हर साल इसका कुछ भाग इसमें से निकाल कर एज अ डेप्रिसिएशन, जैसे कि कोई अगर हमारी वो है मशीनरी है तो वो हर साल कुछ ना कुछ यूज़ होने की वजह से ख़राब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हमने मशीनरी खरीदी है, वो 1 लाख रुपए की मशीनरी है, ठीक है। तो हर साल हम क्या करेंगे, अगर वो 10 साल तक माना जाता है कि अगर वो 10 साल तक चलने वाली है, जो मशीनरी वो 10 साल तक चलेगी, तो हम क्या करते हैं, हर साल उसका 10वां हिस्सा निकालकर एज एक्सपेंस, एज अ डेप्रिसिएशन हम दिखाते हैं। बाकी का जो हिस्सा होता है वो हम उसका क्या करते हैं, हम उसको एसेट्स के रूप में दिखाते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं 10 साल में। तो ये जो मान्यता, ये भी इसी आधार पर मान्यता होती है कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा, हमें लंबे टाइम
टाइम तक इससे प्रॉफिट मिलता रहेगा। अगर ये माना जाता कि जो बिजनेस है वो जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम इसको एज ए एसेट क्यों दिखाते अपने बिजनेस में, हम उसका क्या करते एज एक्सपेंस मान लेते, क्योंकि हमने खर्चा तो उस टाइम पर ही किया है ना, तो हम एज एक्सपेंस उसको सारा दिखा देते अगर हमारा जो बिजनेस है वो जल्दी खत्म होने वाला होता तो, है ना। तो इसलिए जितने भी लेखांकन में लेन देन किए जाते हैं उन्हें भी यही मानकर किया जाता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि जो अदत्त व्यय और पूर्व दत्त व्यय यानी कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह की एंट्रीज करते हैं वो भी हम यही मानकर करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा, क्योंकि अगर हम लंबे टाइम तक हमारा बिजनेस नहीं चलेगा तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि जो जितने भी हमारे खर्चे उनको आउटस्टैंडिंग नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि अगर वो खत्म ही होने वाला है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ही नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक रूपता की संकल्पना यानी कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो देखिए एक रूपता की संकल्पना क्या कहती है, जैसे आपको इसको ना इसके नाम से पता चल रहा होगा, एक रूपता यानी कि एक रूप रहना, बार बार चेंज ना होना, ठीक है। तो देखिए इसका आशय है कि प्रत्येक अवधि के वित्तीय विवरण बनने में एक जैसे लेखा सिद्धांतों का उपयोग किया जाना चाहिए, लेखा पद्धतियों को बार बार नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए ये सिद्धांत ये संकल्पना क्या कहती है, ये कहती है कि जब हम अपने वित्तीय विवरण तैयार कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष जब हम वित्तीय विवरण तैयार कर रहे हैं तो हमें लेखा सिद्धांतों और लेखा पद्धतियों का एक ही तरह से पालन करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बार हमने कोई और लेखा सिद्धांत लेखा पद्धति अपना ली और अगले वर्ष हम उनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो लेखा सिद्धांत है लेखा पद्धतियां हैं वो काफ़ी सारी होती हैं, तो हमें हर वर्ष सेम ही रखनी चाहिए, हमें हर वर्ष को उन्हें चेंज नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम जब स्टॉक का मूल्यांकन कर रहे हैं, हम स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हम या तो हम लागत अथवा बाजार मूल्य जो भी कम हो का सिद्धांत अपना रहे हैं मान लो, तो हमें उसे नेक्स्ट ईयर उसे हमें चेंज नहीं करना चाहिए, हमें उसी तरह से उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि हम अगर मूल्य ह्रास लगा रहे हैं, जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो सरल रेखा पद्धति से लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमें वो भी हर साल सेम रखना चाहिए, हमें उसे चेंज नहीं करना चाहिए। यदि हम इनमें बार बार परिवर्तन किया जाता है तो लेखों की विश्वसनीयता जो है उनमें कमी आ जाती है, ठीक है। अगर हम इनमें क्या कर रहे हैं, इनमें हम बार बार चेंजेस कर रहे हैं, यानी इस बार हमने जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया वो किसी और मेथड से किया, फिर नेक्स्ट ईयर हमने किसी और मेथड से किया, या फिर उसके बाद हमने वापस किसी और मेथड से कर दिया, तो उससे क्या होता है, जो हमारे लेखे होते हैं उनमें हम विश्वसनीयता में कमी आ जाती है, हम कंपेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी और कंपनीज के साथ उनको मैच कर सकें तो हम उनमें मैच नहीं कर सकते, या फिर हम अपने ही पिछले वर्षों के लेखों से अगर उन्हें मैच करना चाहें तो हम उन्हें भी मैच नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी कुछ और मेथड यूज कर रखा है और पिछले वर्षों में कुछ और मेथड यूज कर सकते हैं, तो उनमें बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा हमको, ठीक है, तो हम उन्हें मैच नहीं कर सकते, तो वे विश्वसनीय नहीं रह जाते। इसलिए हमें उन्हें बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, हमें एक जैसी ही पद्धति अपनानी चाहिए, ओके। उसके बाद देखिए, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि आवश्यकता पड़ने पर भी इसे बदला नहीं जा सकता। यदि कोई परिवर्तन वांछनीय है तो उसे अवश्य अपनाना चाहिए, किंतु ऐसे परिवर्तन एवं उसके प्रभाव को वित्तीय विवरण में स्पष्ट रूप से वर्णित करना चाहिए। तो देखिए एक रूप रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं पर अगर हमें चेंजेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो भी हम उसे ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत आवश्यकता पड़ने पर भी उसे चेंज नहीं कर सकते, हम उसे चेंज कर सकते हैं, बशर्ते हमें क्या करना होगा, हमें उसके बारे में क्लियरली बताना होगा कि हमने यहाँ पर ये जो मेथड है जो हमने पिछले साल ये यूज़ कर रखा था अब उसे हमने चेंज कर दिया है और इसका हमारे जो लेखे हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, उसे हमें पूरी बताना होगा सही तरीके से कि जो हमने इसके अंदर चेंजेस किए हैं वो क्या क्या हैं और इनका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, जो भी हमारे लेखे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम उनको विश्वसनीय मान सकते हैं और तभी हम उनसे मैचिंग कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।